बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। हमारी टीम आपके साथ और सुंदस जमील के साथ इस दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और गर्मी की शिद्दत में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। गो के कल रात को आंधी भी आई और हवा ज़रूर चली, लेकिन उसके बाद क्या हालात बने आपके सामने हैं। ऑब्वियसली गर्मी है और डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और बिलखसूस अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं ग्लव्स पहनने चाहिए, मर्द हजरात को भी। और ख़ास तौर पे आप देखें कि वो तमाम के तमाम मर्द हजरात जो मोटर बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हेलमेट्स पहन के गर्मी में रोज़गार के हसूल के लिए हर वक्त हर कोई ना कोई शख्स जो है निकला हुआ होता है, सुबह सवेरे जा रहा है। तो इस गर्मी के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने टेम्परामेंट को आप ज़रूर कंट्रोल करके रखें, क्योंकि होता ये है कि फिर आप सारा का सारा गुस्सा जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो उस गर्मी का गुस्सा आप लोगों पे निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और ये बड़ा अलमिया है कि यू नीड टू कंट्रोल योर टेम्पर एंड जस्ट मेक श्योर कि गर्मी आपके दिमाग तक ना पहुँचे और आप जितना हो सके सब्र और तहम्मुल के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करें, बस में सफ़र कर रहे हैं तो सुकून से कीजिए। अगर आप मोटर बाइक पे हैं, साइकिल पे हैं, आप पैदल जा रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कूल एंड काम, ताकि ज़िंदगी में आप कहीं कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि अक्सर गुस्से में ही फिर जल्दबाजी हो जाती है और जल्दबाजी में ही ऐसे फ़ैसले इंसान कर जाता है, बाद में फिर नदामत का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जी, ये वो तमाम बातें जो खुद मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं तो फिर मैं भी अप्लाई करती हूँ। जब मेरी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आता है तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। 042992000628 हमारा नंबर है, जिस पे आप मुझसे बात क्या करनी है। सादिया अरशद साहिबा है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यार आपसे क्यों बातें नहीं करनी, आपसे भी बातें करनी है और मुझसे भी बातें करनी है, हम सबसे बातें करनी है। बट सादिया यू डू अग्री कि टेम्परामेंट लूज इंसान कर देता है ना? बिल्कुल हो जाता है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब टेम्परामेंट लूज होता है तो हम यकीनन कुछ गलत फैसले और गलत मुंह से बात निकाल देते हैं। बिल्कुल। तो जब मुंह से बात निकल जाए ना गलत, तो फिर वो वापस नहीं आती। इस चीज़ का ख्याल रखना। बिल्कुल ऐसा ही है ना, टोटली एग्री। लेकिन कुछ लोगों को पहले शऊर बेदार हो जाता है इस हवाले से, कंट्रोल का कुछ को बाद में होता है, बट करना ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, वी हैव विद अस हमारे सामने, एंड आई लव हर अटायर, हाईली सॉफ्ट स्पोकन। अल्लाह ताला ने ज़ुनैरा जुल्फ़िकार को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। यूएसए में मुकीम है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी यूएसए में कर रही हैं, पाकिस्तान आई हुई हैं। बाकी तफसीलात इनसे जानेंगे। आज हमने सोचा इनसे गुफ्तगू भी की जाए और इनके गाने भी सुने जाएँ, क्योंकि इनका जो जॉनरा है वो मिक्स्ड फ्यूजन है। सो वी हैव विद अस ज़ुनैरा जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you? I'm good. You look lovely. Thank you so much. You do too. Thank you so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएसए के मौसम से यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है, बट जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है। बिल्कुल। समर्स शुरू हो गए हैं। आप लाहौर बेस्ड हैं, अदरवाइज आपका ताल्लुक लाहौर से है? हमारी फैमिली जी लाहौर से है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में ये भी लाहौर की हैं, शेफ माजिबिन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या होने वाला है बताइए? आज हम बनाएंगे तवा चिकन, उसके साथ ड्रिंक एक हम बनाएंगे ब्लू लगून, और एक सैलेड बनाएंगे, डाइट वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है। काले चने के साथ सलाद बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। वो मुझे परसों किसी ने मैं ड्राइविंग कर रही थी परसों, तो मुझे किसी ने रोका नाके पे, जिस तरह रोकते हैं आप लोग। उनका आप फॉरेनर है? मैंने कहा भाई मैं फॉरेनर नहीं हूँ, मैं तो जेलम की हूँ, आपको क्या। मैंने कहा कि मैं फॉरेनर भी होंगी तो मैं उर्दू में थोड़ी ना बात करूंगी, और आप सवाल भी उर्दू। कहते रहा था मैं फॉरेनर हूँ, मगर मैंने अभी उर्दू सीखा। अभी उर्दू सीखी है, ऐसा ही है जी। रिमशा से पूछते, रिमशा को तो नहीं कभी इस तरह रोका। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, गुज्जर खान से। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए गुज्जर खान का मौसम कैसा है? गर्मी है बहुत ज्यादा। है ना, गर्मी है। चलें, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बताएं किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना था, अपने रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से। ऑलराइट, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। 5 मई 2002। 5 मई 2002। ऑलराइट। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? कि शादी इसी ईयर होगी, कब होगी? शादी के हवाले से। शादी कब होगी? कोई रिश्ता आया हुआ है? नहीं, फिलहाल नहीं आया। अच्छा ओके, नो इशू, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। कभी आते हैं तो मतलब 3-4 आए हैं, लेकिन ना हो जाती है उधर। अच्छा, आप लोगों की तरफ से या उधर से? कभी हमारी तरफ से, कभी उधर से।
ٹھیک نو ایشو, اسی کوئی ایشو نہیں, یہ اسی طرح یہ پروسیس زندگی کے ہوتے ہیں. جو صحیح فیصلہ ہے اس میں اگر تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا. آپ لائیو جواب سنیں. جی سعدیہ. اچھا دیکھیے بیٹا, جو ابھی سندس نے آپ کو کہا بھی ہے کہ کوئی اگر انکار ہو جائے یا نہ ہو رہا ہو تو اس میں رب کی کوئی رضا ہوتی ہے, اور آپ کے لیے ویسے بھی اس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا لیٹ ایج میں رشتہ ہوگا, تھوڑا سا تاخیر سے ہوگا, اس میں پریشانی کوئی نہیں ہے. اور رشتہ ہو کے ختم ہو جانا جس کے چانسز بینگ مارس کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے جس کو میں منگلک بولتی ہوں, اکثر آپ نے ٹرمنالوجی سنی ہوگی. تو بیٹا اس کے چانسز بہت ہیں, لیکن نومبر 2025 کے بعد نہ کوئی ایسے چانسز بنیں گے ضرور جہاں پہ آپ کا رشتہ ہوگا. کمپیٹیبلٹی کو چیک کرائیے گا, اس کے بعد جا کے کوئی ایسے چانس بنیں گے. اس سے پہلے نا ایسے ہی رہے گا کہ رشتے آ رہے ہیں, ہو رہے ہیں, یا آپ کو پرابلمٹک تھوڑا سا ٹائم ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا کمپرومائزڈ میرج بھی, کوئی کمپرومائز کسی قسم کا آئے. اچھا آئی ڈونٹ نو, میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ صرف شادی کو فینٹسائز نہیں کرنا چاہیے فار دا سیک آف شادی, رائٹ زنیرا؟ یہ شادی بڑا ذمہ داری کا کام ہے. ایک ایسا شخص جو آپ کے مزاج کے ساتھ فلیکسیبلٹی نہیں لے کے آ رہا, جو سمجھ ہی نہیں رہا کچھ, تو ایسے شخص کے ساتھ تو زندگی گزارنا از اے مور ٹارچر. آپ کی ذہنی صحت زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے ہاں نا زیادہ تر آج کل جو میں نے دیکھے اس جنریشن میں فینٹیسی ورلڈ میں, فیری ٹیل ورلڈ میں بہت بچے رہتے ہیں, بچیاں بھی اور بچے بھی, خاص طور پہ بچیاں رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکلنا بہت ضروری ہے. بالکل. سو یو نو شادی کو بہت اچھی بات ہے, یہ نہیں ہے, اٹس اے بیوٹیفل انسٹیٹیوشن, لیکن اس کے پیچھے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر ابھی دیر ہو رہی ہے. تو الشفا ہیں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سندس آپ کی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. بتائیں جی کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنے بھائی فیضان کے بارے میں پوچھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے 10/10/2010, 12 مہینہ 2014. بھائی اتنی لمبی ڈیٹ آف برتھ ہے. ہاں یہی میں یہ کیا ہوا ہے؟ 2 ڈیٹیں آئی ہیں ہمارے سامنے, 2 مہینے بھی. 10/12/2014 پہ نہیں ختم ہوا بھائی معاملہ, اس سے آگے بھی گیا ہے. دوبارہ بتائیں ڈیٹ آف برتھ اور ایئر. 2010, 12 مہینہ 14 تاریخ. اچھا اتنا لمبا, اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے. 12واں مہینہ سن 2010 اور 14 تاریخ. میں کہتی ہوں اتنا مشکل, سیدھا سیدھا بتاؤ بھائی. اچھا جی بتائیں, بھائی کا نام بتائیں. فیضان عباس. اچھا پوچھنا کیا ہے بیٹا؟ اوکے جی, اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ فیضان اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. شادی کتنا, ابھی تو یہ 15 سال کا نہیں ہے یہ. جی تو ابھی شادی کیوں کرنی ہے ابھی سے؟ ویسے پوچھ رہے ہیں, ویسے پوچھنا ہے, فون مل گیا نا اس لیے ویسے. اچھا تو فون ملا ہے, کوئی بندہ پوچھے, کچھ اور پوچھ لے, کوئی اپنے بارے میں پوچھ لے, کوئی لاٹری کا ٹکٹ خریدو اس کا اس نے میٹرک کیا ہوگا ابھی تو. میٹرک بھی نہیں کیا ہوگا بھائی. آپ ہی اور آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا اب اور کچھ نہیں ملا تو شو کی تعریف ہو گئی. آگے بتاؤ. کیا بتائیں؟ میاں والی سے آپ بات کر رہی ہو, آپ کو بہت ساری آپ کے لیے پیار اور دعائیں. تھینک یو سو مچ. کیوٹ نا, سو انرجیٹک, مزے کیے. نہیں مجھے وہ تو محسن صاحب نے فون ملائے تھے, اس کا فون مل گیا, اس نے کہا کہ بس اب کیا کروں. اب اس کو سمجھ نہیں ہے. اب یہ 15 سال کے بچے کی شادی, تو خبردار اس عمر میں شادی کی تو رہ کیا جائے گا. آپ ویسے بتا دیں بچے کے بارے میں کوئی ڈائنامکس. میرا دل کر رہا ہے بچے کے بارے میں چھوڑو, اس بچی کے بارے میں. شی از سو کیوٹ انرجیٹک, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہت خوشیاں دے. دعا گو ہوں میں ہر بچی ہر بچے کے لیے. مگر سم ٹائمز ہے نا, اس کو میں بولتی ہوں کہ وائبز ہوتی ہیں کسی بچے سے. جب ہم بات کرتے ہیں وائبز پہ میرا بہت بلیو ہے. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کی انرجی, سو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے اپنے بارے میں, اس نے بھائی کے بارے میں بات کی. سو ایسے لوگ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں جو کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, اچھا امیجن کرتے ہیں. سو میں ایک یہاں پہ چھوٹی سی بات کروں گی مینیفیسٹیشن کے بارے میں. تو آپ جب بھی سوچے گمان اچھے کا کریں, چاہے اپنے لیے ہو چاہے کسی کے لیے, اور جہاں پہ ہو سکے کسی کی مدد کر جائیں کسی بھی طرح سے, وہ چاہے آپ سے چھوٹی ہو سکے. اچھا آپ نہ بھی کر سکے تو اچھا سوچ ہی لیں کسی کے لیے. اگر آپ اچھا سوچ لیں گے نا, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ اچھا. بالکل ایسا, بالکل ایسا, لہٰذا نیگیٹو نہ سوچیں کسی کے لیے. اچھا جی, کون ہے کہاں سے؟ عائشہ اسلام آباد سے. پھر میں زنیرہ سے بھی. زنیرہ آپ کا سٹار کیا ہے؟ ورگو. اوکے جی, السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اسلام آباد کا موسم کیسا ہے یہ بتائیے پہلے. تھوڑے تھوڑے کلاؤڈ ہے اور تھوڑی تھوڑی دھوپ ہے.
तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा वाला मौसम है। जी आपके तो पास मरी है और आप तो आराम से जा सकते हैं, सही है कि नहीं? जी। अच्छा जी, बताएं किसके बारे में पूछना है? अच्छा, मैंने अपने बारे में पूछना था। आप करिए बात, सादिया से कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं शादी के बाद आउट ऑफ कंट्री चली जाऊंगी या शादी के बाद? आउट ऑफ कंट्री जाऊंगी या नहीं? अच्छा, और शादी हो गई है या शादी भी कोई रिश्ता भी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, सितंबर में होगी। सितंबर में हो गई है? होगी। होगी। आपके हस्बैंड बाहर ही जॉब करते हैं? होने वाले? नहीं, सितंबर में शादी होगी। वो बाहर ही है। हाँ, ओके, ऑब्वियसली होने वाले हस्बैंड बाहर होते हैं। सादिया, ठीक है बेटा, थैंक यू मैं सो आपको मच जी। बता रही हूँ। लाइव जवाब सुनिएगा। टेक्निकली तो वो बाहर होते हैं और शादी हो रही है, रुखसती हो रही है, तो बाहर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप जाएंगे बेटा। और इसको हम कहते हैं कि जिसके साथ शादी होनी थी, कभी कभी वो चीज़ें भी देखी जाती है कि क्या वो शख्स बाहर से बिलोंग करता है। तो आपका सन इतना प्रोमिनेंट बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में, सो जिससे भी शादी होनी थी या जो भी आपका हमसफ़र होगा या होना था, वो डेफिनेटली बाहर से ही बिलोंग करता है। तो इंशाल्लाह आपका बाहर जाना, आपका बाहर सफ़र कर जाना, आपका बाहर चले जाना 100% है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप जाएंगे और खैर से जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जुनैरा से थोड़ी सी जरूर, जुनैरा का साइन है हाँ वर्गो है। तो वर्गो बड़े, अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, तो बड़े वर्सटाइल होते हैं और एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। मल्टीटास्किंग करते हैं। और ये एक बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात है कि कभी एक वक्त में एक ज्यादा चीज के ऊपर बहुत फोकस होता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप बड़े मज़े से काम कर रही होंगे, फिर उसे बोरियत या उसे कहना कि बस अब ठीक है, तुम्हें भाई बहुत टाइम दे दिया, इस काम को बहुत टाइम दे दिया, ना आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, या दूसरे काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, तो वो नहीं रहता। यानी कि एक काम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं रहती, या एक ही वक्त में आप मल्टीपल काम कर ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन फोकस जो सा होता है ना, एक वक्त में किया, फिर उससे बोरियत होती है या फेड अप, बताइए अब जी दूसरे काम के ऊपर फोकस। इज इट ट्रू? समटाइम्स पार्शली या जी तो ये वर्गोस की एक होती है, एक ये वो जुनैरा। लेकिन क्वालिटी बिल्कुल सही। सिंगिंग की बात करें तो आप अपने जॉनरा को किस तरह डिफाइन करेंगी सिंगिंग में? मेरा जॉनरा एक्चुअली, मुझे बचपन से बहुत शौक है सूफ़ी कवाली इस तरह के म्यूज़िक का, लेकिन अब जो कुछ आजकल लोग सुनना चाहते हैं उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा फ्यूजन म्यूज़िक कर रही हूँ। बिल्कुल सही। पॉप भी मैंने सोचा थोड़ा सा इस तरह का करूँ, फिर बाद में कुछ सूफ़ी डीप किस्म सही। की। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इतने सूफियाना कलाम है जो पेश करते हैं सिंगर्स, फिर उसमें तलफ़्फ़ुज़ का होना सही बहुत ज़रूरी है। आप अमेरिका में होती हैं, वो एक्सेंट कोई इशू तो नहीं हुआ या सीखना पड़ा कि कहीं ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो? क्योंकि जब तक उसकी तासीर ना हो, उसका असर ना हो सूफियाना कलाम का, तो उसकी वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। जी, आई मीन मेरे उस्ताद हैं, तो फिर मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ उनके साथ तो वो करेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही जी, सो यू लर्निंग नाउ? जी, साथ जी, ईस्टर्न ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। आलिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपकी मैंने ना आपसे पूछना था अपने भाई की शादी के बारे में। एक तो भाई सारी बहनों को अपने भाई की शादी की अच्छी बहुत बात है ना, दे आर सो फिकर, दे आर सो कंसर्न, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1992। 7/9 1992। 1992। नाम बताएं भाई का? नदीम। नदीम, ठीक है। और इनकी कोई एंगेजमेंट वगैरह तो नहीं हुई हुई, या रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई पसंद आया हुआ है? जी पहले इनकी शादी हुई थी तो वो डिवोर्स हो गई, अब हमने दूसरा रिश्ता ढूंढा है, तो उसके मामले में पूछना है कि कैसे रहेगी शादी, कैसी चलेगी। ठीक, बिल्कुल सही। कुछ आप पूछना चाहेंगी? सादिया आपसे सवाल करेंगी कोई? अब जब इनका पहले रिश्ता हुआ था तो वो क्या थोड़े अरसे के बाद ही, लाइक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहा? जी वो 2 साल बाद शादी खत्म हो गई। ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। थैंक यू सो मच जी। अच्छा देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इनकी चॉइस, इनकी पसंद, क्योंकि इज़ वेरी चूजी, वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कौन किस तरह की होनी चाहिए। दिमाग जो है ना, वो बहुत इसका स्पेसिफिक है अबाउट कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। एक तो उस चीज़ का आप बेटा बहुत ख्याल रखो। बाकी ठीक है,
इसी वक्त में होगी, क्योंकि मई 2025 से तकरीबन मिड ऑफ 2026 इसकी शादी का टाइम तो बनता है, और बिल्कुल बनता है। और बिकॉज मैं फिर से कहूँगी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसके मिजाज के मुताबिक देखो, जो इसका मिजाज है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये बच्चा, अपनी मर्जी आप लोग करो, मैं ये नहीं कहती घर वालों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पे फैसले को छोड़ो, ठीक है, कि इसके मुताबिक देखो आप, क्योंकि इसकी मर्जी होगी तो इसका सिलसिला चलना है, अदरवाइज फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल इंसान और मर्द का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सारे जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, सारे मर्द हजरात हैं, ये भी अग्री करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके रवैये में आएगी तो ज़ाती ज़िंदगी तब चलता है, तब ही चलता है, वरना नहीं चलता। क्योंकि औरतें तो फिर भी कर लेती हैं कॉम्प्रोमाइज़ और फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कतन कि मैं लड़की हूँ तो मैं इसलिए औरतों की, बिल्कुल नहीं, मैं एक बड़ा जनरल एक दे रही हूँ। आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री विद मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन टू बी फ्लेक्सिबल। अच्छा जी, कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा समंदरी से बात कर रही हैं आप, कैसी हैं आप? समुद्री, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताइए किसके बारे में पूछना है? मैंने मैम सादिया से अपने भाई के बारे में पूछना है। जी जी पूछिए। जी जी, हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम सादिया। जी जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मैम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैम मैंने ना अपने भाई के रिश्ते का पूछना है आपसे। जी बस ना आप टाइम बता दें मुझे कि कब से कितने टाइम में हो जाएगा। मेरे डेट ऑफ भाई का बर्थ नाम पहले ना बताइए। आमर इकबाल है, 1/4/1986। हाँ, 1/4 1/4/1986। ठीक ये है। कुछ पूछना है कि कितना टाइम लगेगा, मतलब कि हम कब से कर रहे हैं, कितने टाइम में हो जाएगा? कितने टाइम में हो जाए? यस मैम, ओपनली बता दीजिए। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। पैनल पे आवाज़ आ रही है इनकी? मुझे भी नहीं आ रही। मैंने कहा है कि मैम मतलब कि ये बता दें कि कितने टाइम में होगा। भाई की शादी कब होगी, कितने अरसे में होगी, ऐसा ही है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जी, मेरे हाल कहना चाह रही कि पहले रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ता नहीं हो रहा है, पता नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे का रिश्ता होके पहले कोई खत्म हुआ होगा, ठीक है? कुछ इस तरह की प्रॉब्लम इनकी लाइफ में या कोई मिसहैप इस तरह का हो चुका हुआ है, क्योंकि ही इज एज स्टबर्न, जिस तरह पिछले बच्चे के बारे में, क्योंकि मून मार्स इकट्ठा है, मंगल योग है, प्रॉब्लम तो इस बच्चे को आती होगी, इसकी चॉइसेस, इसकी चीजें बहुत डिफिकल्ट है, स्टबर्न है थोड़ा सा, तो बेटा मैं इसे ये कहूंगी भाई इसके मुताबिक एक तो देखो, दूसरा कंपैटिबिलिटी, प्लीज़ प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे भी कहती हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे भी कहती हूँ, अपने चैनल पे भी कहती हूँ, प्लीज़ इसकी कंपैटिबिलिटी चेक कराइए। उसके बगैर इस बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी। इसका हाउस ऑफ मैरिज एक होता है, ठीक है, वो इसका मुश्किल है, ठीक है, इसको प्रॉब्लम आती है। दूसरा, समटाइम्स कुछ बच्चे होते हैं उनके माइंड में जो एक पिक्चर बस बनी हुई होती है ना, तो वो वहाँ पे वो उधर स्टक है, ऐसा ही है। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और आप इसके लिए जो आपको लगता है मुनासिब आप देखिए, लेकिन इसका कंसर्न लीजिए, इससे पूछिए कि भाई ठीक है नहीं ठीक है। पहले अब तो हमारे इस्लाम में हुक्म है कि आप पहले बच्ची और बच्चे को मिलवाइए, दिखाइए, आप कंसर्न लीजिए, बच्ची का भी सारी जिंदगी का सवाल है। बच्चे को तो हम ले लेते हैं आजकल, बच्चियों का भी लीजिए, सबका लीजिए, और फिर उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाइए। तो मेरा हाँ, आपने वक्त पूछा है तो फिर वही कहूँगी कि मिड ऑफ 2025 से लेकर 2026 का जुलाई अगस्त तक इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम है। आप बिल्कुल देखिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़ुदैरा, आपके बारे में ज़रूर पूछते हुए भी और बात भी करते हुए ना, सोशल मीडिया का दौर है ऑब्वियसली, सो गानों के हवाले से बात करते हुए आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं? जी, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है मेरा। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट यूट्यूब चैनल, ये बताइए। यूट्यूब चैनल है मेरा, ज़ुनैरा ज़ुल्फ़िकार। बिल्कुल सही। कितना एक्टिवली उसके अंदर इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता है, बिकॉज इट्स फुल टाइम जॉब? काम करना पड़ता है, मेरी एक बहुत अच्छी टीम है, तो उनको मैं कंटेंट भेजती हूँ और वो देयर इन चार्ज के वो उसको लगाते हैं। ठीक है, यानी आपने प्रॉपर सारा सेटअप और सिस्टम रखा हुआ है। जी, बिल्कुल सही। और सोशल मीडिया से मुझे याद आया कि शादियों की बातें, कि आजकल आई फील कि
जो यंगर जनरेशन है उनके माइंड में ना एक इल्यूजन बन गया, जैसे आप कह रही थी ना फैंटेसी वर्ल्ड, तो वो सोशल मीडिया पे जो देखते हैं इतनी परफेक्शन, उनको ये नहीं पता होता कि लाइटिंग, मेकअप, फिल्टर्स, दिस इज नॉट रियल। True, I agree. तो उनके फिर रियल लाइफ में जब उनको कोई प्रपोजल्स मिलते हैं या लोग मिलते हैं तो दे आर नॉट गुड इनफ। बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं कि ये तो वैसी नहीं लगती। हालांकि वो गुड इनफ होते हैं, वो तो चूंकि मेयार ऐसा होता है कि फिल्टर्स एंड XYZ इतनी चीजों एक्चुअली वो रियलिटी होती है जो उनको मिलता है। और वो जो सोच रहे होते हैं दैट इज ऑल फैंटेसी। I can totally रियलिटी और फैंटेसी में तो भाई फर्क है ऐसा ही। लेकिन अभी हम इनके गाने की फैंटेसी की तरफ जरूर जाना चाहेंगे। हम सादिया का शुक्रिया अदा करते हुए, सादिया थैंक यू सो मच। माय प्लेयर बहुत, एंड यू लुक लवली। मैंने आज आपकी तारीफ ही नहीं की, पोनी में तो बहुत प्यारी लग रही है। जुनैरा की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए, द स्टेज इज ऑल योर्स। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद हमें जो और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजबीन मौजूद हैं। जुनैरा की आवाज़ में खूबसूरत हम गाने भी सुन रहे हैं। शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। और ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, यू आर लुकिंग लवली माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ जी, आपका वालेकुम अस्सलाम। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद के बाद भाई मुलाकात हो रही है हाँ आपको भी जी, गुज़िश्ता ईद में। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं और हमारी गेस्ट भी बहुत अच्छा गाना गा रही हैं और माजबीन भी बड़े मज़े का तवा कीमा बना रही है ऑलिव ऑयल में। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। मुझे ये कहा जा रहा है कि अभी हफ्ता ही हुआ ईद गुजरे हुए, मुझे तो भूल ही गई है कि ईद, और लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम हो चुका हुआ है। दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, है ना, दिन बहुत जल्दी हाँ, जल्दी बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा फील होता है कि बस थोड़ी देर वक्त थम जाए। हाँ, है ना, ट्रू, आई टोटली एग्री। बट आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, वक्त नहीं रुकेगा किसी वक्त के बहुत जुम भाग रहा है। और वक्त में मैंने ये देखा है, ये मेरी जाती राय हो सकता है, आप अग्री करें या ना करें, बेबरकती भी थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आई वांटेड टू यूज दैट वर्ड, फिर मैंने कहा नहीं यार, नहीं करते। You agree with that? हाँ, आई डू, के बरकत नहीं रही उस चीज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल में जितना हम मेडिटेट करें या जितना हम क्लोज टू नेचर हों, डीप ब्रीदिंग करें, जिक्र इलाही करें, उतना ही आप जो वक्त तो तेज़ गुजर रहा है लेकिन उसके कुछ लम्हों को आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा ही है मेरी नज़र में। मैं सॉरी आपकी कता कलामी की माफ़ी, मेरी नज़र में खुशी होना, खुश होना और इत्मीनान होना, ये दो मुख्तलिफ बिल्कुल इमोशंस हैं। हाँ, हाँ। खुशी का इत्मीनान से कभी कभार नहीं ताल्लुक होता। अगर जिंदगी में इत्मीनान है यानी सेटिस्फैक्शन है तो दैट इज 1000 टाइम्स more important than being happy. Correct, बिल्कुल ठीक। And from it comes happiness True. also. True. और सकून कल्ब, हाँ. जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, इत्मीनान कल्ब और अपनी जो है कनात करना जो कुछ आपके पास है। मैंने तो सुंदर से सेल्फ प्रैक्टिस की है कि एवरी डे जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड और माफ़ी, हाँ। दो चीज़ें, इस्तग़फ़ार और वो, जो आपको दे टेक यू अ लॉन्ग वे आपके अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़हनी सेहत के लिए। बिल्कुल ऐसे। और डॉक्टर साहब हम बात करें ग्रैटिट्यूड की भी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की भी, आज का दिन जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल, अब अगर मैं इसको सादा ज़बान में कहूँ कि किसी, अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप किसी की मदद कर सकें, बिल्कुल, इससे ज़्यादा बड़ी, और उस शख्स की ज़िंदगी बच जाए, इससे ज़्यादा भी इत्मीनान और सुकून क्या हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसीलिए डॉक्टरी को, नर्सिंग को, जो लोग मेडिकल के पेशे से मुंसलिक होते हैं, उनको कहा जाता है कि जी आपका नोबल प्रोफेशन है। तो वो इसलिए कि आप बैठे बैठे अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी पेशे के अलावा भी आम पब्लिक भी ये एक काम बहुत अच्छा कर सकती है, और वो ब्लड डोनेट करके हर 8 वीक्स के बाद, यानी कि 8 हफ्तों के बाद हम ब्लड दे सकते हैं। और ब्लड डोनर डे जो है ये 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था, और आज इसको 21 साल हो गए मेरे ख्याल में होते हुए। और 21 साल से ये हम उन लोगों को, हम ग्रैटिट्यूड की बात करते थे, उन लोगों को थैंक यू कहते हैं जो कि अनपेड ब्लड डोनर्स होते हैं। हाँ। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि हर 2-3 महीने के बाद अपने आप को ब्लीड करवाते हैं ताकि उनका खून किसी और के काम आ सके। और सुंदर, एक पॉइंट जो हम लेते हैं ब्लड किसी से, वो 4 से 5 लाइव्स को सेव कर सकती है। बिल्कुल सही। 4 से 5 लाइव्स, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब किस एज तक जो है ब्लड देना सेफ होता है, यानी मिनिमम कौन सी एज है? अब आप खुद टीनेजर हैं, 17 साल के हैं, 18 साल तक आप दे सकते हैं। 18 साल के बाद वही जो मेजॉरिटी जब आप अचीव करते हैं, तो 18 साल के बाद सेफ है कि आप अपना ब्लड दें। और उसके बाद ये है कि अब जिस जगह पे भी आप ब्लड दे रहे हैं, वो इस तरह नहीं, देखें हमारे ज़माने में वो किंग एडवर्ड की एक SOBD होती थी। हाँ। उसमें ये होता था कि स्टूडेंट्स जाके ब्लड दे देते थे, लेकिन
اب ڈونر کی اسکریننگ بھی اور ریسیو ہونے والے کی تو آبویسلی کریں گے کہ کمپیٹیبلٹی میچ کیا ہے، وہ بھی بہت لازمی ہو چکا ہوا ہے. بالکل صحیح. کس ایج تک دے سکتے ہیں؟ 18 ایئرس تو منیمم ہوگی، بٹ ٹل جب تک آپ صحت مند ہیں تب تک آپ دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اٹس ناٹ لائک کہ میں کوئی ایج اس کے اوپر کیپ لگا دوں 60 پلس نہیں دے سکتے، جی 60 پلس نہیں لے. جب تک آپ صحت مند ہیں، جب تک ڈاکٹر آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کا ویٹ آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کی اپنی فٹنس آپ کو اجازت دیتی ہے، تب تک آپ بلڈ دے سکتے ہیں. بالکل سے. آئی اسٹل ریمبر مائی کالج ٹائم، پوچھ بھی رہی تھی کنیڈ کالج میں یہ ادھر بھی لگاؤ بھائی، یہ ادھر دونوں. تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری تو خود صحت نہیں. میں جوش ہوتا ہے نا، دیٹ یو وانٹ ٹو ہیلپ ادرس. تو آپ کا بھی آپ بھی دیتے تھے بلڈ؟ بالکل بھائی. یہ بازو ڈونیشن کیمپس لگتے تھے ہمارے، تو کیمپس لگتے تھے کنیڈ کالج میں. یہ بازو بھی ہوتا تھا، میں کہتی تھی، اور ادھر بھی. اور پھر گھر جا کے امی سے ڈانٹ پڑتی تھی اس بات پہ کہ بھائی 2 بازو دینے کی کیا ضرورت ہے، تم اتنا خون دے رہی، تمہارے میں خود اتنا خون نہیں. وہ اس زمانہ، خیر وہ زمانہ ہوتا ہے ایک چلبل آسا. اس زمانے میں ہمارے کنگ ایڈورڈ کے سارے لوگ بڑی خوشی خوشی جاتے تھے کنیڈ کالج جا رہے ہیں خون لینے. تو کہتے تھے کہ یہ خون بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ کنیڈ کالج کا خون بہت. تو وہ خیر ایک فنی بات ہے. لیکن یہ کہ ایسے بہت ہمارے بھی ملک میں ایک رواج ہونا چاہیے. ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اور ہمارے جو باقی لوگ ہیں جو تندرست و توانا ہیں، دے شوڈ ڈونیٹ بلڈ. ٹرو. کیونکہ یہ بلڈ جو ہے، اس کا جو تھیم ہے نا اس دفعہ ہے ڈونیٹ بلڈ سیو لائف، ٹوگیدر وی سیو لائفز، گیو ہوپ. یعنی کہ آپ کسی کو ہوپ دیتے ہیں. اچھا، جب ہم بلڈ دینے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خیال آتا ہے کہ جی کوئی ایکسیڈنٹ یا ٹراما یا ایسی چیزوں کے اندر ہے. بلڈ ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں. مثلاً ہم نے ایک دفعہ تھیلیسیمیا پہ بات کی تھی. اس کے علاوہ 1-2 اور بیماریاں ہیں جو کہ ہوتی ہیں جن میں بلڈ آپ کا چینج ہونا ہوتا ہے، یا اس میں آپ مطلب بلڈ ٹرانسفیوژنز ریکوائرڈ، چینج نہیں ہونا ہوتا، ٹرانسفیوژنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سو وہ جو ہے اس میں ان لوگوں کے لیے لائف سیونگ ہوتا ہے. اور اسی لیے بلڈ ڈونیشن کو کہتے ہیں لائف گیونگ پروسیجر. تو آپ یہ سوچو کہ آپ ویسے کہنے کو تو. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دس از ہیلدی فار یور اون باڈی، کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر پریشر پڑتا ہے ایریتھروپوئسس کا، یعنی کہ نئے بلڈ سیلز اچھے بنے آپ کے. سو اٹ ایکچولی کنٹریبیوٹس ٹورڈز یور اون فٹنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کانسیپٹ ہے ہجامہ کا. یس، بالکل بالکل. تو اس میں بھی بلیڈ کراتے ہیں پیشنٹ کو. تو بیسکلی واٹ اٹ ڈز از کہ آپ کے جو سائنٹیفکلی جو سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی پہ یہ پریشر پڑتا ہے کہ وہ نئے سیلز بنائے. تو جب وہ نئے سیلز بناتا ہے تو obviously then there is a rejuvenation and regrowth of the body. بالکل صحیح. زنیرہ، آپ نے کبھی بلڈ دیا؟ جی بالکل. وہاں پہ بلڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں ریگولرلی، تو we try to go and give blood. بالکل صحیح. اچھا، مجھے جو اچھی بات یہ لگتی ہے، خیر اب تو یہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا، سوشل ورک کا کانسیپٹ ویسٹ میں بچوں کے لیے بالخصوص اور سمر ویکیشنز میں بہت ہے کہ چیریٹی ورک کر رہے ہیں، اولڈ ایج ہومز جا رہے ہیں، شیلٹر ہومز جا رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ. اور ایکسٹرا پوائنٹس بھی ان کو ملتے ہیں، ایکسٹرا کریڈٹ بھی ملتا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے ہمارے تو بچوں میں ویسے ہی جوش بہت ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن اب اتنا شعور بیدار ہو گیا کہ بچے خود بھی آن دیئر اون یہ سب کام کر رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ جیسے آرفنیجز ہوتے ہیں یا اولڈ پیپلز ہوم ہوتے ہیں، یا جہاں پہ جیسے بلڈ ڈریون کہیں پہ بھی ہمارے ملک میں، ویسے بھی اللہ کرے کہ ساری دنیا میں ہی عالمی امن رہے. اب ایک نئی چیز شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ اس طرف بھی امن لے کے جائیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی بہت جلدی آگے آتا ہے کہ ہاں آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ آئی ایم ہیئر فار دا فرنٹ لائن. بہت سارے لوگوں نے جن دنوں میں پچھلے دنوں بھارت اور پاکستان والا سین ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا بہت سے لوگ آگے آئے تھے کہ اگر کوئی کیجولٹیز چاہیے وی آر ہیئر ٹو گیو دا بلڈ. اور وہ بلڈ سارے جو بینکس تھے وہ بھر رہے تھے لوگوں کے ساتھ. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج تک کو یہ وسیلہ بنایا کہ ہماری جیت ہوئی. لیکن یہ ہے کہ بلڈ بینکس اسی طرح اب جہاں جہاں ریکوائرڈ ہے بلڈ بینکس بھر جاتے ہیں. اور نہ صرف ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ایک جو پائنٹ آف بلڈ، جو پیکٹ کہیں گے اس کو، یا جو بھی بیگ آف بلڈ تھا، دیٹ واز فار 1 person. لیکن اب اس کے اندر سے بلڈ پروڈکٹس نکل آتے ہیں. مثلاً پلازما نکل آتا ہے. مثلاً یہ ساری چیزیں، جیسے جن دنوں میں ڈینگی ہوا تھا ان دنوں میں بہت سارے لوگوں کو بلڈ پلازما بھی لگتا تھا، ان کو پلیٹلیٹس لگتی تھیں کیونکہ ریکوائرڈ تھیں. تو علیحدہ بجائے کہ آپ فلوئڈ اوور لوڈ کریں باڈی کے اندر، آپ اس کے بائی پروڈکٹ، کبھی پلیٹلیٹس، کبھی WBCs، کبھی RBCs، کبھی نرا پلازما، کبھی پورا بلڈ، ہول بلڈ بھی لگاتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوزلی جب آپ بلڈ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جوس پیو
फलां चीज़ पियो, बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डाइट, क्या खाना चाहिए या पीना चाहिए कि आपके अंदर जो खून की कमी हुई है उसको फिर पूरा किया जा सके? उसमें आयरन ज़्यादा चाहिए। ऑब्वियसली वो जूस वाला आई थिंक इट्स जस्ट अ गिमिकरी, ताकि किसी बंदे को फील हो गया हाय अल्लाह कहीं मुझे है ना, मेरे fresh अंदर से juice तरह मंगवाओ खून भाई। निकल रहा। हाँ, जो वो जूस का बहुत बड़ा रिवाज होता था जी, इसको मीठा पिलाएं, सो दैट यू नो इट ब्रिंग्स यू अप फॉर अ बिट। आप पीते हो तो ज़रा सी देर के लिए आप ज़रा ऊपर आ जाते हो, समझते हो ब्लड दिया, अब सारी ताकत वापस आ गई। नो, बट उसमें एक तो बॉडी बाउंसेस बैक इन सेल्फ, बॉडी अपनी खुद सेल्फ रेपरेटिव प्रोसेस में आ जाती है। लेकिन उसके अलावा ये होता है कि आप आयरन से भरी हुई डाइट लें, मसलन सेबों का इस्तेमाल करें। एनी सब्जी या फल जो खड़े रहने पे काला हो जाए, दैट मीन्स कि उसके अंदर आयरन है। मसलन पोटैटोज़ है, मसलन केला है, मसलन सेब है, उसके अंदर आयरन है। तो ये चीज़ें, स्पिनच वगैरह का इस्तेमाल करें। और जो होती है ये रेड मीट, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया तो हफ्ते में उसको 2-3 दफ़ा रेड मीट का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल से। और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग फ़ौरन ही जो है एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्लड देने के बाद बैक टू नॉर्मल, यू कैन गो बैक टू नॉर्मल, यू नीड टू टेक रेस्ट। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग बॉडी बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, तो फिर तो उसके अलावा तो आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी रिगेन कर सकते हो। बट फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड द नेक्स्ट डे ट्राई टू टेक इट ईजी। अगर आप जिम गोअर हो या बहुत आर्डेंट स्विमर हो या सारा वॉक शॉक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो इस तरह के बहुत सारे कामों में हैं जो स्ट्रेनुअस हैं, वो एक्टिविटी ना करें, थोड़ा रेस्ट करें। तो बाकी ऐसी कोई परहेज नहीं है कि जी मिर्चा तो परहेज करो या कि वो जो हार्डकोर जो है। हाँ। डॉक्टर साहब, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में अनीमिक भी होते हैं, खून की कमी बहुत होती है, तो आप आंख को इस तरह करके देख रहे होते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि इस तरह करके नेल्स को भी आप देखते हैं, अंगूठे या उंगली को करके टच करते हैं कि क्या कलर निकलता है। क्या उसकी निशानियां क्या हैं, बीइंग अनीमिक के खून की कमी है? आपने अभी तो ये बताई जो हैं वो तो डॉक्टर चेक करता है ना। उसके अलावा जिन लोगों के सिम्टम्स होते हैं, या आपने साइंस बताए, जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि ब्रेथलेसनेस होना, सांस का एवी चढ़ जाना, उसके अलावा नकाहत फील होना, बच्चों का दिल ना लगना उसके अंदर, स्कूल के अंदर काम पढ़ाई, फोकस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा ये होता है कि वीकनेस बहुत रहती है, सोना ज़्यादा, नींद बड़ी आती है एनीमिक पेशेंट्स को। कई बार कई रात मगर वो नींद बड़ी इंटरप्टेड होती है रात को, कई दफ़ा वो सोने से उठते हैं। भाई बड़ी, इससे ज़्यादा बुरी नींद नहीं कोई हो आपको तो मैं आयरन की ड्रिप, फौलाद की ड्रिप लगाती हूँ। मैं कहती हूँ इधर भी लगाएं 1-2 ड्रिप्स इधर नहीं, इधर का काम सही चल रहा है माशाल्लाह। इधर का सही चल रहा है, बाकी भी इधर सब, लगाएं, इधर बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रात की जो नींद है ना, अगर वो अच्छी ना हो then you suffer। और दोपहर की तो नींद को मैं कोई नींद समझती नहीं, क्योंकि वो रात की नींद का मुतबादिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आपने जो बात की है इसके ऊपर अब रिसर्च की गई है, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये सारी REM स्लीप वगैरह के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो एक टाइमिंग है ना ऑफ 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, ये वाली टाइमिंग सोना है। अगर आपको मिस आउट करते हैं तो आप मोटे हो सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, आपका थायराइड स्लो हो सकता है। और बताएं क्या करना है? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। आपने जब से मुझे हेल्दी डाइट पे लगाया है, तब से अब मैं जब जंक फूड को देखती हूँ, आप यकीन जाने, मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती तुम कितनी बोरिंग हो गई हो। आई गो आउट और मैं दाल ढूंढ रही होती हूँ, मैं सब्जी ढूंढ रही होती हूँ, और वो क्योंकि आपको जब एक आदत पड़ जाती है साफ क्लीन खाना खाने की, क्लीन ईटिंग, तो एंड देन वो आपकी पर्सनालिटी, आपके मूड में भी पॉजिटिव चेंज लेके आए, तो फिर आप सोचते हैं कि यार आप पहले क्या कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका दिल करता है दूसरों को भी बताएं कि ये जंक फूड ठीक है, कभी कभार तो इट्स गुड, लेकिन यू नो इट्स ओके, नॉट ऑलवेज। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि एक बहुत आम आस्क्ड क्वेश्चन होता है, वो ये कि कौन सा ब्लड जो है वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, ठीक है, और उनका ब्लड हर एक को लग जाता है इमरजेंसी के अंदर, वो नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव, यस। तो उसमें देखा गया है कि काफ़ी पॉपुलेशन दे सकती है ब्लड, लेकिन उसमें से सिर्फ 6% देते हैं। मसलन आई थिंक अबाउट वर्ल्ड ओवर 36% दे सकते हैं, मेरा जो ख्याल है, लेकिन ये कि 6% ही देते हैं। क्यों देते हैं? तो 6% ज़्यादा मतलब यही तो हम बात कर रहे हैं कि वॉलंटरली आपको देना चाहिए। true। तो ये सिर्फ ये नहीं कि वो नेगेटिव पे प्रेशर डाल दो, हाँ, उस बेचारे का वो मेरा नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, तो ठीक है, आपका AB पॉजिटिव है तो उसी कोई पॉजिटिव है पॉजिटिव, खून भी पॉजिटिव है। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको सुनहरा पता है आपका ब्लड टाइप? आई थिंक बी नेगेटिव। बी नेगेटिव, इसका ये मतलब नहीं ये नेगेटिव है, वो ऐसी मैं बात बिल्कुल नेगेटिव नहीं आप बहुत पॉजिटिव है सुनहरा। बट बाय लुकिंग एट यू मैं अस्यूम कर रही हूँ कि आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हैं, बताइए थोड़ा सा। जी, लेकिन यह है कि यू नो लाइफ में जब स्ट्रेस आती है बहुत ज़्यादा, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमें कंफर्ट देते हैं, जिसको हम कंफर्ट ईटिंग कहते हैं। लाइक
लाइक चॉकलेट हो गई, मीठा। यू नो चिप्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज, आई लव फ्रेंच फ्राइज, है ना। I love French fries too, फिर आपको एकदम ऐसे क्या करें? कंफर्ट मिलता है, यू नो खा के। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ? बिल्कुल ऐसा ही फ्रेंच उल्टी फ्राइज, तरफ चल पे है। और फ्रेंच फ्राइज भी फिर गरम गरम साथ हो और गरम-गरम। मसाला हो उसमें। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज बहुत एडिक्टिव हैं। अगर हम उसको एयर फ्रायर के अंदर बना लें तो उसकी हेल्दियर ऑप्शन बन जी, जाए। लेकिन बिल्कुल। 100 साल लगते हैं बनने में। नहीं, कोई 100 साल नहीं लगते, 100 साल लगते हैं। 5-10 मिनट में हाँ, स्प्रे नहीं, करो उस वक्त उसको। सुंदर को चाहिए मुझे फौरन दो। 150 साल लगते हैं एयर फ्रायर में। मैं तो 100 से 150 हो गए हैं। ये मेरा ज़ाती राय है, जो कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मैंने नया एयर फ्रायर इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक कबाब को बनने में जो है जब 600 साल लग क्या रहे तो मैं परेशान। आपके एयर फ्रायर का टाइमर किस किस्म का है भाई? फिर मुझे किसी ने कहा तुमने ना टेम्परेचर देखा ना टाइमर मार्जिन सही लगाया, तुम कह रही हो 600 साल। मैंने कहा यार फ्राइंग में मैं तेल कम करके कम से कम 2 मिनट में बन तो जाता है, ऐसा ही है कि नहीं? नहीं, टाइम थोड़ा लगता है मगर इतना नहीं लगता, आपने उसका टेम्परेचर और हाँ। टाइम नहीं सेट किया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। टेम्परेचर वैसे अमूमन मार्जिन कितना होना चाहिए एयर फ्रायर का? डिपेंड करता है चीज़ पे। हाँ, ये उसी पे डिपेंड करता है, कोई नंबरिंग वाले होते हैं और कोई सेंटीग्रेड वाले होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल वो एक सर्टेन टाइमर भी होता है उसके अंदर और साथ पे उसका टेम्परेचर भी होता है। हाँ। तो वो जो भी चीज़ आप रीहीट कर रहे होते हो उसका पता लग जाता है कि आपने किस तरह से करना है। इवन एयर फ्राइज के ऊपर मेंशन्ड होता है Mentioned कि होता आपने ये चीज़ बनानी है आज सुंदर, अगर आपने फ्रेंच फ्राइज बनानी है तो इस तरह सेटिंग करें, 200 साल पे नहीं करनी। मैं तो प्लग को छेड़ रही थी कि ये क्या खराब तो नहीं हो चुका, अब तो बहुत हेल्दी स्प्रेज निकल आए हैं। हाँ, avocado olive oil oil के, sprays olive and oil light के। olive oil, तो हाँ। एवोकाडो ऑयल एक्चुअली बहुत हेल्दी है, उसकी जो हीट इंडेक्स है ना, इट्स मच हायर। मच हायर देन Yes. ऑलिव ऑयल। And तो हाँ। क्योंकि ऑलिव ऑयल में जब आप कुकिंग करते हो वाइल इट्स हेल्दी, लेकिन जब हम देसी खाने बनाते हैं उसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। एवोकाडो ऑयल में ज़्यादा उसकी वो असर होता है। डॉक्टर साहब एवोकाडो ऑयल देसी घी के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज द हेल्थीएस्ट। yes it is but the thing is कि हम लोग वो एवोकाडो हमारे तो यहाँ पे उगता है। भी नहीं है और फिर वो जो है तेल उस तरह से इम्पोर्टेड ही आता है एंड इट्स बिट एक्सपेंसिव बट देन सो इज ऑलिव ऑयल। Olive oil, हाँ। लेकिन देसी घी कुकिंग के लिए बेहतरीन देसी घी, बट कहाँ पे गड़बड़ होती है, हम द अमाउंट दैट वी यूज़। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो प्याज लहसुन जो आपने भूनना है उसके ऊपर आप हल्का फुल्का स्प्रिंकल करें देसी घी और उसको बेकिंग ट्रे के अंदर या इवन फ्राई पैन के ऊपर रख के ऊपर से ढक दें, है ना माजबीन, इफ आई एम करेक्ट, तो वो थोड़े से ही उसमें बेक हो जाएगा। हाँ। और वो आप अपनी हांडी के अंदर यूज़ करें, काफ़ी सारा बना लें काफ़ी और उसको फ्रीज कर लें और वो आप अपनी हांडी के अंदर यूज़ करें। मैं और माजबीन यूँ ही एक दिन बात कर रहे थे कि हमें करना चाहिए काफ़ी सारा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब ईद करीब आ रही थी तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी खवातीन ने करके तो रखी हैं टाइम सेविंग के लिए। बिल्कुल से माजबीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गर्मी इतनी है कि जिस तरह आपने खाना पहले पकाया तो पकाने के बाद आप यूजुअली होता है ना आप रख लेते हैं सर्विस ट्रे में कि फिर जब भी वक्त होगा, लेकिन इस गर्मी में कितनी देर के लिए बाहर खाना रखा जा सकता है? आजकल तो बहुत मुश्किल है। आप अगर जो दोपहर में खाना बना रहे हैं वो फ्रेश बनाएं और रात के लिए लैदा बनाएं तो बेहतर यही है। हाँ, और अगर आप बना रहे हैं तो उसको बाहर ना रखें, बाहर अंदर नहीं फ्रिज में रखें, रख लें फ्रिज में रखें। हाँ, क्योंकि व्हेन इट कूल्स डाउन ना, जब थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नीचे होता है तो फिर आप उसको फ्रिज के अंदर रख दें। फौरन गरम गरम भी उठा के एकदम से फ्रिज में रखना इज़ नॉट राइट। उसका थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के करीब जब टेम्परेचर आ जाए उसको रख दे। आई थिंक दैट टेक्स अबाउट घंटा डेढ़ 2 घंटे लग जाते। पंखे के नीचे रख लें, जाली वाली वो चीज़ दे के ऊपर पंखे के नीचे रख लें और फिर उसके बाद उसको अंदर फ्रिज में बिल्कुल रख ट्रू, आई टोटली एग्री कि फौरन जब खाना गर्म पके तो फौरन फ्रिज में मत रखें, उसको कूल डाउन होने दें, लेकिन ज्यादा देर बाहर मत रखें गर्मी की सुंदर शिद्दत। तरबूज को फौरन रख दें। हाँ, तरबूज वो बिल्कुल खराब होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब क्विकली, आई मीन तरबूज की आपने बात की, तरबूज का तो जो जूस है वो उसमें तो ऑलरेडी तरबूज का तो वाटर रिटेंशन एंड एवरीथिंग, सो तरबूज का जूस तो इज हेल्दी, राइट? It is healthier option compared to all the डिब्बे वाला juices that Yes. people drink and the fizzy drink that people want to cool themselves with कि जी हमने ठंडा फील करना है। तो इसलिए अगर आप तरबूज खाना नहीं चाह रहे, आपको जल्दी पड़ी हुई है, तो आप तरबूज का जूस निकाल लें, उसमें थोड़ा सा मिंट डालें और स्प्रिंकल करें और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन, अगर आप चाहें जेस्ट, लेमन जेस्ट डाल लें, तो उससे ये होता है कि आपको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक मिल जाती है विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। वो लेकिन एट द सेम टाइम एक शुगर स्पाइक आती है मैंगो के साथ भी और वाटरमेलन के साथ भी। जो लोग यहाँ पे वो वेयर करते हैं, वो आपको पता है एक मिल रहा है आजकल, वो सही होता है, आपको अपनी शुगर का पता लग जाता है कि किस चीज़ से आपकी शुगर बढ़ रही है। ठीक है। तो जो लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेनी ऑफ माई पेशेंट्स आर डूइंग दैट, तो मैंने देखा है कि उनकी तरबूज के जूस से
اور گریپس کے جوس سے اور آم سے فوراً اسپائک آتی ہے. تو اگر آپ اسی آم کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اسپغول کا چھلکا یا چیا سیڈز مکس کر لیں تو ان کی گلائسیمک انڈیکس تھوڑی سی فال ہو جاتی ہے اور ایک دم جا کے انسولین کو تباہی بربادی کی طرف نہیں جاتا. بالکل صحیح. آئی ٹوٹلی اگری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. خواتین حضرات, ہم بریک کی طرف بالکل نہیں جا رہے اس لیے کیونکہ زنیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. The stage is all yours. آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں. خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست ہماری ٹیم اور سندس جمیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے جو معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کی ہے. خواتین حضرات, بہت اچھا لگتا ہے, اور میں ہمیشہ اس بات پہ اگری کرتی ہوں اور بڑا سٹریس دیتی ہوں کہ سپورٹس میں اپنے بچوں کو ضرور انگیج کیجئے, اور صرف لڑکوں کی حد تک سپورٹس کو محدود نہیں رہنا چاہیے, بچیوں میں بھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعور بیدار ہوا ہے, چاہے ہم پاور لفٹنگ کی بات کریں یا ویٹ لفٹنگ جیسے سپورٹس کی بات کریں یا ایتھلیٹکس کی بات کریں. بچیاں بھی جو ہیں پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پہ روشن کر رہی ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ 4 ایسے خوبرو نوجوان موجود ہیں, اور جو پہلے وہ تو ہیں ہی نوجوان, وہ سب سے بڑے نوجوان ہیں ماشاءاللہ, مینٹور ہیں, اور پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پہ اولمپک سٹائل ویٹ لفٹنگ میں نمائندگی کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے 65 ایئرز آف ایج الحمدللہ 65 سال کی عمر میں پاکستان کی نمائندگی کریں, ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہاں نہیں ہلا جاتا, لیکن آپ دیکھیں عمر کے اس حصے میں ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور پاور ویٹ لفٹنگ از ناٹ اے جوک. تو ہمارے ساتھ موجود ہے مقصود امجد راٹھور صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ تو رول ماڈل ہیں ہم سب کے لیے. اللہ کا احسان. اچھا جی, ان کے صاحبزادے موجود ہیں, گو کہ ان کے آپ کے 4 بیٹے ہیں سر؟ جی سر. بالکل صحیح. یہ کس نمبر پہ بیٹے آتے ہیں یہ بتائیے؟ فرسٹ پہ. بڑے بیٹے ہیں, بالکل صحیح. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ عثمان امجد راٹھور موجود ہیں, مقصود امجد راٹھور صاحب کے صاحبزادے, اور یہ برونز میڈل حاصل کر چکے ہیں, اور کیٹیگری ہے جی ان کی مین 109 kg اولمپک سٹائل ویٹ لفٹنگ کی, اور 35 سال ایج گروپ. ایج بتانا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چونکہ یہ ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ ہے, ماسٹرز میں ہوتا ہے ایج کیٹیگری پلس باڈی ویٹ کیٹیگری, تو اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح. عموماً ورنہ ایج چھپائی جاتی ہے نا, میں اس کیٹیگری میں پوچھ رہی تھی. اچھا جی, میں نے اس لیے میں نکالا. بالکل صحیح. اچھا جی, آپ کی ایج تو نہیں چھپانی. ہمارے ساتھ عمر رسول لون موجود ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, پاکستان کی نمائندگی اولمپک سٹائل ویٹ لفٹنگ میں کرتے ہوئے مین 89 kg اور 35 سال کی ایج بریکٹ میں ماشاءاللہ سے انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی کی بات ہے, یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. یہ ہے نا, ایسے ہی پاکستان کی نمائندگی کرنا. اور کتنے ممالک میں اب تک ٹریول کر چکے ہیں؟ میں 8 پلس, اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ کنٹریز کے ساتھ کمپٹیشن تھا, تو میں آج تک پاکستان کے لیے گولڈ میڈل نہیں جیت سکا تھا. سلور برانز جیتے تھے لیکن گولڈ نہیں تھا. تو اب گولڈ جیتا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے تاثرات ہے, کیسی فیلنگز ہے. فرقان انور ہمارے ساتھ موجود ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں اولمپک سٹائل ویٹ لفٹنگ میں, اور ان کی کیٹیگری 89 kg ہے, اور ایج ان کی سب سے چھوٹی ہے 30 سال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی جلدی میں گولڈ میڈل لے لیا, کیسا لگ رہا ہے؟ یہ میرے حساب سے تو لیٹ ہے. لیٹ ہے؟ لیٹ ہے ابھی. اچھا ریلی؟ جی, کیونکہ یہ بڑی دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو, لیکن الحمدللہ یہ بھی ابھی بھی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کا پرچم بلند کیا وہاں پہ, جو ہے نا اپنی یہ بڑی وش تھی کہ پاکستان کا پرچم بلند, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, میں نے وہاں پہ گولڈ میڈل لیا. بالکل صحیح. ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ آپ تمام افراد جیت کے آئے ہیں. ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن, ماسٹر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ. بالکل صحیح. خواتین و ساتھ دوحہ قطر میں. بالکل صحیح. گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے, گجرانوالہ تو ویسے ہی شہر پہلوانوں کا ہے. آپ کی کچھ اچیومنٹس پہ نظر ڈالتے ہیں, پھر کچھ سوالات کریں گے. جی آئیے دیکھتے ہیں.
ख़वातीन नौज़ाद, वी आर सो वेरी प्राउड, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करते हुए ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग चैम्पियंस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। सब आपसे आगाज़ करते हुए, वेट लिफ्टिंग तो सुना मैंने, आपने मेरी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इस्लाह की कि ये वेट लिफ्टिंग नहीं है, ये ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग है, इसमें क्या फ़र्क है ये बताइए। असल में ये जो वेट लिफ्टिंग है इसका लफ्ज़ी तर्जमा करें ना तो वेट उठाना, ठीक है। अब वेट उठाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें ओलंपिक स्टाइल जो हमारा एक वो नहीं आता, इसमें डेड लिफ्ट भी है और बॉडी बिल्डिंग में आता है, यानी किसी भी लिहाज से आप वेट को उठाएं वेट लिफ्टिंग में आएगा। लेकिन हमारा चूँकि ओलंपिक स्टाइल है, ये एक मुनफरिद तरीका है और इसको ओवर द हेड लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसलिए ओलंपिक स्टाइल, ये ओलंपिक से एफिलिएटेड है और ओलंपिक की ये फेवरेट गेम है, इसलिए हम इसको ओलंपिक स्टाइल कहते हैं। बिल्कुल सही। आपको शौक अपने वालिद साहब को देख के पैदा हुआ या कुदरती था? एक होता है ना कि आप इंस्पायर हो रहे होते हैं कि आपके वालिद जो है वो कर रहे हैं प्रैक्टिस। अब वैसे तो बाय बर्थ ही मैं वेट लिफ्टर हूँ, तो फिर मैट्रिक के बाद इन्होंने मुझे जो है ना क्लब में एडमिशन करवाया और फिर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करवाई। तो तब से मेरा ख्याल 1999 से मैंने शुरू की 11 साल की एज में, तो तब से अभी तक मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। सर आप कब से कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग? मेरा भी आगाज़ जो है वो 11 साल की उम्र में हुआ था। ओके। और फौरी बाद मेरी फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। बेसिकली मैंने रेसलिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा, ओके। और साथ में फुटबॉल। बिल्कुल ठीक। तो फुटबॉल और रेसलिंग के दौरान ही एक मौका ऐसा आया कि बड़े भाई से गुफ्तगू हुई, एक हमारा गुजरांवाला का वेट लिफ्टर गोल्ड मेडल लिया उसने पाकिस्तान का, तो अखबार में पिक्चर लगी जंग में और वो कह रहे थे जी देखें क्या बात है ये, तो मैं पीछे खड़ा था, तो मैंने ऐसे देख के भाई को कहा, मैंने कहा ये कौन सा मसला है गोल्ड मेडल है, तो मुझे भाई ऐसे देखा ये तेरे अर्गे बंदे का काम नहीं है, ये मुस्तकिल मिजाज लोगों का काम है। मैंने उसी दिन अगले दिन मैंने जाके रेसलिंग को स्टॉप किया और वेट लिफ्टिंग क्लब में चला गया। ओके। और मुस्तकिल मिजाज भी हो गए फिर? डेफिनेटली वही मैं बताने जा रहा हूँ कि मुस्तकिल मिजाज हुआ और ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड बन अगले मैंने घर नहीं बताया, भाई को नहीं बताया कि मैं रेसलिंग के लिए जा रहा हूँ, ये वेट लिफ्टिंग जिम में गया तो मैंने उस्तादों से बात की कि मैंने ऐसे करनी है, तो वो कहने लगे अच्छा अगर करनी है तो 8 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है। तो मैंने कहा ठीक है। 8 दिन बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियन हो गया। 3 माह बाद फिर वो मैंने डिवीज़न चैम्पियनशिप जीती, फिर मैंने पंजाब ओलंपिक गेम जीती, फिर मैंने जूनियर, और इस दौरान मेरी शादी भी हो गई पंजाब ओलंपिक के बाद। वेरी गुड। तो शादी के बाद मैंने जूनियर पाकिस्तान जीता और रिकॉर्ड किया, और सीनियर पाकिस्तान 11 माह के अंदर अंदर मैंने सारे टाइटल हासिल किए। बिल्कुल सही। शादी के वक्त कोई ससुराल वालों की शर्त तो नहीं थी कि कोई जरा कुछ नमूना दिखाओ भाई? उनकी एक शर्त थी, वो वेट लिफ्टिंग के बारे में वो दाढ़ी तुड़ाने की थी। वो किया कि नहीं? नहीं, वो तो उस वक्त दाढ़ी मेरी थी नहीं, छोटी छोटी ऐसी फैशन दाढ़ी कह लें। अच्छा, फैशन वाली भी होती है दाढ़ी? मैंने कहा इन्होंने दाढ़ी पे एतराज किया, अब ये नहीं उतरेगी। अच्छा, ये नहीं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी आ गई थी। मुस्तकिल मिजाजी। वेरी गुड, तालियां हो जाए। वेरी गुड, ये बहुत जरूरी था। अच्छा जी, आप दोनों से बात हो ना, आप शागिर्द हैं मकसूद साहब के? बिल्कुल सही ना। गोल्ड मेडल आप अभी बात कर रहे थे कि आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करना, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, वो ब्लेजर पहनना, ये जो सरसब्ज हिलाली परचम है, एंड देन यू नो दैट यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री, कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए कलर पहना था, मैं 16 ईयर्स था और मैं यूथ एशिया के सिल्वर मेडल होके आया था। तो उस तब से जर्नी चलता रहा, दरमियान में इंजरीज़ भी हो गई और फिर मैं गोल्ड मेडल से महरूम रहा हमेशा। मेरे अंदर ख्वाहिश थी और उसी के लिए मैं आज तक करता रहा हूँ कि गोल्ड मेडल लेना है पाकिस्तान। वो एक्चुअली गोल्ड मेडल पे जब आपका कौमी तराना है ना, वो सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए चलता है। हाँ। और आपका जो फ्लैग है वो भी सबसे ऊपर रेस गोल्ड मेडल पे होता है। तो वो मेरी ख्वाहिश भी थी और मेरे अंदर कमी भी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी हुई है इस एशियन चैम्पियनशिप। माशाल्लाह। फुरकान, व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड वेट लिफ्टिंग चैंपियन, या हर कोई वेट लिफ्टर बन सकता है? वेट लिफ्टिंग हर कोई कर सकता है, वेट लिफ्टिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत सी चीज़ों को मतलब छोड़ना पड़ता है, बहुत से अपनी जो है ना वो केयरिंग करनी पड़ती है, अपनी डाइट का ख्याल, जिसमें नींद, सप्लीमेंट, ये हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। हर कोई कर सकता है, लेकिन ये इसके साथ मुमकिन है, अदरवाइज़ आप इसको लापरवाही में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब भी अक्सर वेट लिफ्ट करते हुए आपका मसल वीक है तो वो आपको ऐसी इंजरी कर देगा कि वो जो आपको मतलब साल पे भी पड़ सकती है। वो ऐसी, हम मतलब जो सारे बैठे हुए हैं, हम सब एक दफ़ा बैक इंजरी से, किसी को L4 की L5 की ऐसे इंजरी से गुजरे हुए हैं सारे। हाँ।
کیونکہ جب ہم ہیوی ویٹ کو لفٹ کرتے ہیں تو 90% چانسز ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا مسل ویک ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ انجری ہو سکتی ہے اور 90% یہی چانس ہوتے ہیں کہ ہمیں ویٹ لفٹنگ میں بیک انجری ہوتی ہے کمر کی. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس میں ہماری ویٹ لفٹنگ میں ٹوٹلی جو ہے نا وہ کمر کا استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, لیگ اور کمر یہ اسٹرانگ ہوں گی تو آپ ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ ویٹ لفٹنگ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین, جیسے کہ مطلب پرسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, آپ لاپرواہی سے نہیں کام لے سکتے, ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سر آپ سے بہتر اور کون ہے, دین یور رول ماڈل. گجرانوالہ شہر میں سر کیا ایسی بات ہے, پہلوانوں کا شہر, سپورٹس کی بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسا سپورٹس ہو جس کی نمائندگی اس شہر سے نہ آتی ہو. تھوڑا سا یہ جو ٹریڈیشن ہے, جو روایات ہیں گجرانوالہ شہر سے جڑی ہوئی سپورٹس کے حوالے سے بالخصوص, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ ٹریڈیشنل یہ ہے ہمارا کہ چونکہ چھوٹا شہر ہے اور روایتی شہر ہے, اور روایت کے لحاظ سے ہماری علیحدہ, جیسے لاہور بڑا شہر ہے, کراچی بڑا, اور بہت ساری ایکٹیویٹی کرنے کو ملتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جہاں بندہ جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے. تو گجرانوالہ میں کوئی ایسی پلیس نہیں تھی جہاں پہ بندہ فارغ ٹائم جا کے تو اپنا ٹائم سپینڈ کرے. تو یہ چونکہ ایک روایت چلی آ رہی تھی گجرانوالہ کے, خاندان سے خاندان چلتے آ رہے تھے, اپنے بچوں کو کرواتے تھے, اس لحاظ سے یہ چلتا آ رہا ہے. یہ ایک ٹریڈیشنل ہے اور روایتی ہے, روایت کو برقرار رکھا ہے گجرانوالہ میں. اگر جو بھی گجرانوالہ سے موو کر گئی فیملی وہ سپورٹ سے بھی دور ہو. بالکل سے. اب تو گجرانوالہ شہر اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ, جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ 7واں 8واں بڑا شہر ہوگا پاکستان کا باقاعدہ. اٹس اے ڈیولپڈ سٹی, اور آپ جب گزرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, اور کھانے گجرانوالہ کے, ہم تو بھئی کھانوں کے فین ہیں بالخصوص, اور جو مہمان نوازی ہے آبویسلی. اچھا والد صاحب کوچنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو کوچ پہلے ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں پہلے؟ کوچ, کیونکہ گیم میں ضروری ہے کہ آپ کو گھر میں والد اور کلب میں کوچ, کیونکہ آپ کی خامیاں نکالنا, ریکوری کا بتانا, ڈائٹ کا بتانا, ٹریننگ کروانا, نیکسٹ ٹریننگ کا شیڈول دینا, وہ سارا کوچ کا کام ہے. تو بڑے بیٹے ہیں نا آپ سب سے, تو بڑا بیٹا اس پہ ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے, فرما برداری بھی کرنی پڑتی ہے, چھوٹوں کے حصے کی بھی ڈانٹ کھانی پڑتی. کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل سچ ہے نا, تبھی آپ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کی سیٹ جگہ بدلوا دیتی ہوں. نہیں ڈرے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے, بالکل صحیح. اچھا جی یہ بتائیے گا پہلا سفر, سر پہلا سفر بین الاقوامی سطح پہ کہاں کیا؟ میرا ایکچولی پہلا جو انگلینڈ کا تھا, 83 کی غالباً بات ہے. 83 6200 کی ریٹرن ٹکٹ تھی اس وقت. تو وہاں پہ ہم نے 10 سال میں کشتی کا چیمپئن ہوا انگلینڈ میں. 10 سال؟ ہاں جی. اور وہاں پہ پھر رگبی بھی میں نے کھیلی, بہت ساری گیمیں ویسے تو میں نے کی ہے جس میں ٹائٹل بھی لیے ہیں. باکسنگ کا بھی چیمپئن ہوں, کبڈی کا چیمپئن ہوں, رسا کشی کا, کشتی, ویٹ لفٹنگ, فٹ بال, یعنی میں ہر گیم کو ایز اے چیلنج لیتا ہوں. ایکسلنٹ. اور یہ بھی ویٹ لفٹنگ بھی ایز اے چیلنج ہی لی تھی میں نے. تو میرا یہ ڈریم تھا کہ میں اس کو ویٹ لفٹنگ کو اس لحاظ تک کروں, اس ٹائم تک کروں کہ میرا بیٹا جوان ہو اور میں اس کے ساتھ بھی. جبکہ اس کا پہلا جو کمپٹیشن تھا انٹر اسکول کالجوں کی ہوتی ہیں, وہ پہلا, اس میں بھی میں نے ویٹ اٹھایا, لیکن وہ آفیشیلی نہیں تھا, ایک شوق تھا میرا کہ میں دیکھو جی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ باپ بھی اٹھا رہا ہے, بیٹا بھی اٹھا رہا ہے. اس کے فرسٹ آج الحمدللہ آفیشیلی اللہ پاک نے یہ توفیق دی اور دوحہ میں یہ موقع ملا, اور اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے میں آئی کین سیفلی سے دیٹ آپ کی انرجی ان سے زیادہ ہے, ان میں کم انرجی, آپ میں ماشاءاللہ زیادہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی میں ضرور یہ آپ دونوں سے بات کرتے ہوئے, ناؤ آپ دونوں عمر کے اس حصے میں ہیں, آپ 35 کے ہیں, یو 30 ایئرز اولڈ. یہ وہ ایج ہوتی ہے بالخصوص لڑکوں کی کہ ذرا لاپرواہی لفظ تو بڑا اسٹرانگ قسم کا ہوگا, لیکن ابھی آپ سوچ رہے ہوتے کہ آپ کے کیا گولز ہوں گے, جوش بھی ہوتا ہے, ہوش اور جوش کا جو ہے کمبینیشن بڑا ریئر ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویٹ لفٹنگ کر کے پاکستان کی اس طرح سے نمائندگی کر کے آپ میں کتنی میچورٹی آئی ہے بالخصوص عمر کے اس حصے کے لڑکوں کے مقابلے میں؟ جب ہم انٹرنیشنلی جاتے ہیں نا کسی بھی کنٹری میں, تو وہاں پہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, اور اسپیشلی جب اتنا لمبا عرصہ ہو جائے تو آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ سیکھنے کو نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ پروفیشنل کسی بھی سپورٹس میں انٹر ہوتے ہیں نا,
اور اس کے بعد جب آپ انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو تو آپ کافی حد تک میچور ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. زنیرہ یو وڈ اگری کہ جو اسپورٹس ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایون ہم سنگنگ کی بھی بات کرتے ہیں، صرف پڑھائی نہیں گرومنگ کے لیے ضروری ہوتی، یہ تمام چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. بالکل، جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسپورٹس ہو گئیں، you know, singing, art, painting, all these things are important for your development. بالکل صحیح. آپ جب when you were growing up آپ اسپورٹس میں حصہ لیا تھا؟ لیا تھا ایک حد تک. I like badminton or soccer. Okay. اس کو ہم وہاں پہ soccer کہتے ہیں. آپ soccer کہتے ہیں، بالکل صحیح. soccer کو if I'm not wrong یہاں پہ فٹ بال ہے نا؟ ہاں اوکے، فٹ بال. یس نہیں میں بھول گئی نا، بادام نہیں آج کھائے ہوئے، ورنہ مجھے پتا ہے soccer کو فٹ بال کہتے ہیں. I think it's a very healthy thing for girls as well. What would you say? Yes, absolutely. Exercise helps your mental health as well. Yes, absolutely. بالکل صحیح. اچھا جی، گولڈ میڈل تو مل گیا، جب واپس آئے تو گھر والوں کا کیا رسپانس تھا؟ سب سے پہلے تو امی ابو بہت خوش ہوئے. تو سب سے بڑی میری ساتھ میں اچیومنٹ یہ بھی تھی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس ٹورنامنٹ کا بیسٹ جو ہے نا ویٹ لفٹر بھی ہوا ساتھ. ایکسلنٹ. جو ہے نا وہ ساتھ میں جو آپ نے ویڈیو ابھی چلائی تھی، اس میں میری ویڈیو بھی آئی تھی ٹرافی کی نا، وہاں پہ پھر مجھے وہ ٹرافی بھی ملی. تو مطلب جوش یہی تھا کہ پاکستان کا جو ہے نا پرچم سر بلند ہو. اور یہ زیادہ میری فیملی کی سپورٹ سے ہی میں آج یہاں تک پہنچ سکا ہوں. اکثر میں سویا ہوتا ہوں تو امی اٹھا کے کہتی ہے تیرے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ویری گڈ، کھانا کھا لو. پھر مطلب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں سویا ہوں مجھے نہ اٹھائیں، لیکن وہ کہتے نہیں تیرے کھانے کا ٹائم ہے، کھا کے پھر سو جانا. تو یہ ایک بڑی میرے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ میری فیملی کی سپورٹ ہے. میرے بھائی، میری مطلب امی ابو، یہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. میری جم کا ٹائم ہو گیا، اگر میں سویا ہوں تو مجھے اٹھا دیں گے، آج جم نہیں جانا. تو یہ ایک بڑی میرے لیے سب سے بڑی میری اچیومنٹ ان کی سپورٹ ہے کہ وہ مجھے گھر سے سپورٹ کرتے ہیں. اور میں آج اس وجہ سے پاکستان کا پرچم جو ہے نا، وہ مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے وہاں پہ پاکستان کا پرچم بلند کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی ڈائٹ کے بارے میں ہم نے سنا ہی ہے کہ اتنے انڈے، اتنے پراٹھے، اتنا کچھ فلاں چیز، بتائیے کیا ڈائٹ ہے؟ پھر میں مقصود صاحب سے پوچھوں. ڈائٹ جو ہے نا وہ اسپیشل کھانی تو پڑتی ہے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنا باڈی ویٹ بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تب وہ ایکسٹرا فیٹ والی چیزیں یوز نہیں کر سکتے. مطلب پروٹین ڈائٹ مست چاہیے ہمیں، کاربز بھی کسی حد تک کاربز بھی چاہیے. تو یہ وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. آئس کریم کب کھائی یہ بتائیں آخری دفعہ؟ یہ بتائیں آئس کریم کب کھائی؟ فرنی، گجریلا؟ عید پہ تھوڑی سی کھائی. ایکچولی جب ہم آؤٹ آف کمپٹیشن ہوتے ہیں نا، ہم یہ ساری بد پرہیزی کر لیتے ہیں، لیکن جب کمپٹیشن میں 2-3 ماہ ہے تو اس میں پھر پورا پرہیز کرنی پڑتی ہے، اور ہر چیز مطلب باڈی ویٹ کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے، اور سب کچھ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. بالکل. تو ابھی چونکہ کمپٹیشن سے آئے ہیں اور نیکسٹ کمپٹیشن میں غالباً 2.5 ماہ ہیں، ہم لوگوں نے اسی چیمپئن شپ پہ ورلڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے ہم چاروں نے. اور انشاءاللہ ان سپتمبر وی آر گوئنگ ٹو لاس ویگس فار ورلڈ چیمپئن شپ. ایکسلنٹ، بالکل صحیح. سر اب بتائیے یہ جو سپٹمبر میں آ رہی ہے ورلڈ چیمپئن شپ، اس کے بارے میں جس کی آپ نمائندگی کریں گے. ہاں جی، اس کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم وہاں سے بھی گولڈ میڈل لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم ڈائٹ پلان، ٹریننگ پلان، سارا شیڈول ہم نے طے کر لیا ہے. بالکل صحیح. اور اسی حساب سے ہم کر رہے ہیں ٹریننگ الحمدللہ. بالکل صحیح. سر ایک عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کچا انڈا دودھ میں ڈال کے تو پینا، یہ کیا کبھی کہ نہیں؟ شروع ہو سکتا ہے آپ نے کیا؟ میں نے کیا، کافی دفعہ کیا، لیکن یہ ہماری گیم کا حصہ نہیں ہے. یہ کھلا ذائقہ کیسا تھا؟ ہماری جو بیس گیم ہے نا، مزہ آتا ہے. کہہ رہے مزہ آتا ہے. وہ مٹن ہے. مٹن اور لیکوڈ میں ہم دودھ لیتے ہیں. دنیا کی کوئی خوراک اس سے آگے نہیں ہے. بالکل صحیح. باقی سپورٹنگ ڈشز ہوتی ہیں جس میں فش ہے، چکن ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور دیسی گھی استعمال کرتا ہوں میں تو اسپیشلی، اور زیتون. کبھی کبھی ہوتا ہے یہ آئل دوسرا، جب پیسے نہ ہوں تو پھر یہ آئل استعمال. بالکل صحیح. لیکن آپ تو تب سے کر رہے ہیں نا جب اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، تو وہ کچے انڈے والی تھیری آپ نے استعمال کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں لگا. نہیں، بہت فائدہ ہے. فائدہ ہے، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے میدے کے اوپر، آپ کو چاہیے بھی کہ نہیں. اچھا. ہم نے ٹیمپریچر بیلنس رکھنا ہوتا ہے میدے کا. ٹھیک ہے. زیادہ گرم چیزیں کھائیں گے گرمی ہو جائے گی، زیادہ ٹھنڈی کھائیں گے میدا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو بیلنس کر کے کھانا پڑتا ہے. اگر گرم چیز لی ہے، کچھ دیر بعد ہم نے جوسز لینے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے. بلکہ میں نے تو 40 سال آملے کا مربع ہوتا ہے اتنا سا، وہ 40 سال لگاتار میں نے کھائے ہیں. اچھا. اور ایک پنجابی میں اس کی مثال ہے کہ اولیاں دا کھادا اور سیاحیاں دا آکھیا بعد جو پتہ لگا. ہاں بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں اولے کہ آپ نے ٹھیک کیا. ٹھیک کیا عمر کے اس حصے میں ماشاءاللہ. لیکن جو ہماری گیم ہے
उसमें रेगुलर नहीं खा सकते क्योंकि वो थोड़े से ठंडे होते हैं, बिल्कुल ठीक वो है। जोड़ों पे डिस्टर्बेंस होती सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटेड और केयरफुल। तो ये खाना जो माजबीन ने बनाया है, माजबीन ये तो मुझे नहीं लगता, देखते हैं अभी, बताइए जरा रेसिपी पहले। आज की हमारी जो दोनों डिशेज हैं वो तो डाइट के हवाले से ही मैंने बनाई थी। ठीक है। तवा कीमा, उसमें भी बहुत कम ऑयल यूज हुआ है, और इसमें तो ऑलिव ऑयल बिल्कुल हाफ टी स्पून ड्रेसिंग में गया है सैलेड में। मकसूद साहब, ये तवा कीमा आप किसके साथ खाना सर पसंद करेंगे, पराठे, नान या नहीं, पराठे नहीं, सादी रोटी के साथ ही। लेकिन ये तवा कीमा मुझे नहीं पता इन्होंने सही भुना कि नहीं, खुशबू ही नहीं आ रही आंटी। लो जी, माजबीन टक्कर पे आपके आगे हैं शेफ। मैं प्रोफेशनल शेफ भी हूँ, मेरा अपना रेस्टोरेंट भी था इंग्लैंड में, और मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ हर तरह की। सर आप ये ना भी बताते तो मुझे आपकी बातों से पता चल गया था कि यहाँ पे तो इसका मतलब माजबीन जब छुट्टी पे जाएंगी तो फिर हम आपकी सर्विसेज ये ले सकते हैं सितंबर से पहले, क्योंकि सितंबर में आप जाते हैं कंपटीशन के लिए। बिल्कुल मेरा शौक है। माजबीन रेसिपी बताइए जल्दी से, मैं आपके पास आ रही हूं। बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट करेंगे, चिकन का, मटन का, बीफ का, आपकी मर्जी जो आपको पसंद हो। दही 1 कप लेके उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट और 2 चम्मच मैंने उसमें तंदूरी मसाला शामिल किया, मैरिनेट करके आधा घंटा उसको छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद हम ऑलिव ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे और मैरिनेशन किया हुआ कीमा उसमें डाल देंगे। उसके बाद नमक है, काली मिर्च है, दरा मिर्च, गरम मसाला, जीरा भुना हुआ वो शामिल करके इसको कवर करेंगे। जैसे ही वो कीमा स्टीम हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद टॉप पे हम उसको देखें प्याज के रिंग्स हैं, कमाल लग रहा है, और टमाटर के रिंग्स हैं, स्लाइसेस हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना आप शामिल करें और इसको रोटी के साथ सर्व करें। बहुत अच्छा। वैसे मकसूद साहब सही कह रहे हैं, लेकिन सर करीब आएंगे ना तो इधर से खुशबू अभी आएगी, तो तालियां बजा दें हमारी शेफ के लिए। गलत है बात है। अच्छा जी, ये बताएं बीन सैलेड के बारे में। ये है चिकपी जो है, ब्लैक चिकपी का सैलेड। काले चने जो होते हैं उसको बॉईल कर लिए, उसके बाद उसमें हम तमाम फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं, खीरा है, टमाटर, प्याज, उसके बाद बंद गोभी वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे उसमें भी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल है, लेमन जूस है, नमक और काली मिर्च, वो मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह टॉस करेंगे और सर्व कर देंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माजबीन। और हम, अच्छा ड्रिंक भी है? हाँ, मुझे मैं ड्रिंक का तो भूल ही, बताइए जरा ब्लू लगून का। ब्लू लगून बहुत इजी है, बल्कि किसी शो में मैं इसको बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि साथ लाइव। हाँ जी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव इसकी बॉटल मिलती है। तो ब्लू लगून 1 चम्मच आपने जो है वो ग्लास में डाला, उसके बाद ढेर सारी बर्फ, और उसके ऊपर आप वाइट जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो डालेंगे, लेमन स्लाइसेस और थोड़ा सा फ्रेश मिंट के लीव्स हैं वो ऐड करके, तो इसको हम सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। ये मैं नीला रंग जो है ना, ये लोगों के लिए होता है कि नीला रंग कैसे होगा, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर है जी, ये जो फूड कलर होते हैं वो आपने लेना है। बिल्कुल ठीक है, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो ये बहुत महंगी ओवररेटेड ड्रिंक होती है फॉर नो रीजन। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच माजबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, गुस्सा आप लोगों में से किसी को आया शुरू में जब वेट लिफ्टिंग करना शुरू की, तो ज़रा एक बंदे को होता है ना कि भाई मैं तो वेट लिफ्टर हूँ, मैं क्या किसी को समझूँ, कोई लड़ाई वड़ाई हुई हो या कुछ ऐसा हुआ, बताइए। नहीं, असल में जो एथलीट होता है ना, उसकी बॉडी में लचक होती है बहुत ज़्यादा। हाँ। यानी कि अगर वो किसी को हिट करेगा ना तो वो अपने ही जॉइंट का नुकसान करेगा। ठीक है। उसको क्योंकि वो फोर्स बैक लगेगी, वो अपना ही नुकसान करेगा, इसलिए लड़ना ज़्यादातर यही होता है कि ना लड़ा नहीं, लेकिन वो तो बाद में बंदे को एहसास होता है ना, शुरू में तो हुआ होगा, मैं नहीं, वो इधर देख रहे हैं, मुझे लगता है पूरा कुछ 3-4 लोगों को तो कुछ किया है। स्टार्ट में ऐसा होता है जब आप स्टार्ट करते हैं, वो शुरू में होता है। जब मैं स्कूल में था तो मैंने स्टार्ट की जब मैं 6th क्लास में था, तो स्कूल के दोस्तों से कभी लड़ाई हो जानी तो उनको मारना और करना कराना, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि आप जब किसी को मारते हैं ना, तो जो आपको हिट बैक होता है ना, वो आपकी ट्रेनिंग को कम से कम हफ्ता 10 दिन नुकसान देता है। तो फिर वो जब ये चीज़ आपको समझ आ जाती है, जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, फिर आप लड़ाई से खुद दूर भागते हैं। कहीं लड़ाई हो, भाई मेहरबानी मुझे साइड पे रखें। मुझे साइड पे। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मुझे लग रहा है बहुत सारे वाकयात हैं, आपको तो समझ नहीं आएगी कौन सा बताऊं। कभी ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन ये है कि अब कभी भी ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि अब पता है जो है ना, वो हमारी गेम को बड़ा नुकसान होता है इसमें। मतलब कोई भी ऐसा जॉइंट अगर आपका कोई मतलब ख़राब हो गया, हिल गया, तो वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे वो मामलात नहीं है। ये अब जो टूर किया है ये सेल्फ फिनांस पे किया है। बिल्कुल ठीक, चारों ने। बिल्कुल ठीक। तो अभी मतलब हमारे पास तो वो
स्पॉन्सर्स और उस तरह नहीं ऐसी है जो कि चीज़ें ही नहीं होने है। चाहिए, और प्राइवेट कंपनीज अगर सुन रही हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि ये तमाम के तमाम हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं, पाकिस्तान की बैन अवी सतह पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो स्पॉन्सरशिप है ये मैं प्राइवेट कंपनी से बात करी हूँ, सिर्फ 2-3 स्पोर्ट्स की हद तक महदूद रखी, गो के हम ये देखते हैं कि अब तो पाकिस्तान में किस किस तरह से नुमाइंदगी की जा रही है, बच्चे बच्चियाँ दोनों स्पोर्ट्स के अंदर, और ऐसी ऐसी स्पोर्ट्स जिनको पहले जिनके बारे में शायद मालूम भी नहीं था, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। एंड आई टोटली अग्री एंड आई वी ऑल आर विद यू। बट इसी के साथ आपका शुक्रिया भी अदा करते हुए सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे। थैंक यू सो मच। आप तीनों के लिए बहुत सारी दुआएं। जुनैरा, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर। माजिबीन, थैंक यू। सर, आपने बताया तो नहीं शादी के वक्त बेगम को क्या तोहफा आपने दिया? मैंने, मुझे तो पता आप ही कहेंगे मैं खुद ही तोहफा नहीं, नहीं 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 मैं ऑनेस्टली ये बताने लगा हूँ, ये बड़ा एक हाँ, छोटी सी बात क्योंकि खुदाफिज करना है। अजीब सवाल कर दिया आपने। हाँ। मुझे ये शौर ही नहीं था कि बीवी को पहली रात को कोई तोहफा देते हैं। अच्छा, तोहफा मेरी तो वालदा ने मुझे जाते हुए ना कि ये अपनी बीवी के लिए ले जो माला थी सोने की, वो इतनी बड़ी, वो डबल करके ना तो मैंने जाके सिंपल ही अपनी वाइफ को कहा कि अम्मा ने दिया, ये पहन लो। वेरी गुड। ये क्यों हुआ इस पे हम अभी नहीं बात कर सकते, टाइम कम है। सर, थैंक यू सो मच। मुझे वैसे यकीन था आप कहेंगे कि मैं खुद एक तोहफा हूँ, जो कि आप है भी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो तोहफे ये 4 दिए ये हैं, 4 4 दिए बेटे, तो एक बेटी है। ऐसे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही और मेरी रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह कल की प्रोग्रामिंग में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। कल का प्रोग्राम बड़ा ख़ास होने वाला है। पूरी दुनिया में फादर्स डे बहुत मोहब्बत, प्यार, अकीदत, एहतराम और मान के साथ मनाया जा रहा है। सो कल का प्रोग्राम फादर्स, तमाम के तमाम जो फादर्स हैं उनके नाम होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, और अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा कर ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लेकिन जाने से पहले जुनैरा की ग्रैंड परफॉर्मेंस। यू आर रेडी? आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।